जय हिंद, जय भारत। बेटा लोग, जिस प्रकार से हिंदी की कुछ वीडियोज आप लोगों को मिल रही हैं, उसी वीडियो के क्रम में आज जो वीडियोज मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूं, वो जो वीडियो है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अर्थात मैं बताना चाहता हूं कि जो वर्ण विभाग है, जहां से हमारी हिंदी की वर्णमाला शुरू होती है, वो वर्णमाला के ऊपर आज हम बात करेंगे। वर्णमाला का पढ़ाना आप लोगों के लिए इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि वर्णमाला से आपके जो बेसिक डाउट्स हैं, जो बेसिक आपके जो मुद्दे हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो मैं आज जो वर्णमाला आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के परीक्षा में पहले भी आए हैं और आगे भी आने वाले हैं। तो परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, वो आज हम इस विषय पे बात करेंगे, वर्णमाला की। तो वर्णमाला में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, ध्वनि की परिभाषा, हम बात करते हैं ध्वनि की। हमने आप लोगों से कहा था कि ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, ध्वनि ही वर्ण है बेटा लोग, और वर्ण ही ध्वनि है। अर्थात जो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई है वो क्या है, आपकी ध्वनि है। उस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। और ध्वनि कितनी है, हमारी ध्वनियों के बारे में हम बात करेंगे, कितनी ध्वनियां हैं और उनका उच्चारण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अतः ध्वनि ही वर्ण है और वर्ण ही क्या है, आपकी ध्वनि है। वर्ण की परिभाषा क्या है, हम बात करते हैं वर्ण की परिभाषा। उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका खंड ना किया जा सके। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस ऐसी ध्वनि का, ऐसे वर्ण का जिसका खंडन ना किया जा सके, वो क्या कहलाता है, आपकी ध्वनि कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जैसे अगर हम यहां पे बात करते हैं ए, तो ए का हम खंडन नहीं कर सकते। और अगर हम बात करते हैं अमर, तो हम अमर का खंडन कर सकते हैं। हम ए को अलग कर सकते हैं, मैं को अलग कर सकते हैं और रे को अलग कर सकते हैं। अर्थात हम तीन ध्वनियों को अलग अलग कर सकते हैं। मगर अगर हम बात करते हैं सिर्फ इस ध्वनि की बात, ए ध्वनि की बात करते हैं, तो ए ध्वनि में आपको कहीं भी उसको खंडन नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वो अपनी आवाज उसी प्रकार से निकालेगी जिस प्रकार से निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी में कुल कितने हैं, हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। कितने हैं, 52 वर्ण हैं। एवं हिंदी की वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं, वर्णमाला क्यों जरूरी है, तो वर्णमाला बेटा हिंदी की ही नहीं, प्रत्येक भाषा की, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे जर्मनी हो, कोई भी भाषा हो, सबकी वर्णमाला बनाई गई है। वर्णमाला का मतलब है उन वर्णों को जो उस भाषा में प्रस्तुत हुए हैं, उनको व्यवस्थित रूप से रखने के लिए हमने क्या किया है, एक वर्णमाला तैयार की है। और हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने शब्द हो गए, कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे। देखिए, अब देखिए, अभी हम बात करते हैं वर्णों की। देखिए, अभी हिंदी की जो वर्णमाला थी, कितने भागों में बांटा हमने, उसको दो भागों में बांटा है। पहला हमारा भाग क्या है, आपका स्वर वर्ण है, और दूसरा हमारा व्यंजन वर्ण है। हम बात करते हैं स्वर की। स्वर का मतलब है वे ध्वनियां जो अपनी आवाज खुद रखती हैं, अर्थात जिनको किसी दूसरे की आवाज की आवश्यकता नहीं है, वे ध्वनियां क्या होंगी, आपकी स्वर ध्वनियां होंगी। जिन ध्वनियों को हम स्वर की सहायता से पुकारते हैं, वे ध्वनियां क्या होंगी, आपकी व्यंजन ध्वनियां होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हिंदी के 52 वर्ण हैं, जो आपके 52 वर्ण हैं आपके, वो सारे के सारे जो हैं, उनमें से सिर्फ स्वर ध्वनियों के ही द्वारा पुकारे जाएंगे या बोले जाएंगे। अब बात करते हैं आगे हम किस चीज की, बात करते हैं हम स्वर वर्ण एवं उनकी संख्या। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने हैं, 11 स्वर हैं, और लेखन के आधार पर कितने हैं, 13 स्वर हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की बेटा, तो हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने हैं, उच्चारण के आधार पर कितने, 11 वर्ण हैं। उच्चारण के आधार पर 11 वर्ण कौन से, हमने यहां पे लिखा हुआ है। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के हैं, कितने हैं, 11 प्रकार के। कौन से हैं, ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ।
अर्थात ये जो उच्चारण के हिसाब से जिस प्रकार मैं बात कर रहा हूं, अगर हम उच्चारण करेंगे ध्वनियों का तो हमारी ध्वनियां कितनी होंगी? 11 प्रकार की होंगी। 11 प्रकार कैसी होंगी? 10 + 1। क्यों होंगी 10 + 1? अर्थात हमने ऋषि को अलग से माना, ये हमने एक संयुक्त ध्वनि मानी है जो आपके स्वर और व्यंजन में दोनों जगह में आगे आपको पता चलेगा। तो हमारी कितनी हुई उच्चारण के हिसाब से? 11। और अगर हम बात करते हैं लेखन के आधार पर, अगर हम लिखते हैं तो हमारी स्वर ध्वनियां कितनी हो जाएंगी? 13 हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? अभी हमने ए आ सेम लिया, छोटी बड़ी लिया, छोटा ऊ बड़ा ऊ लिया, ऋषि लिया, ए आई लिया, अब हमने ओ औ लिया और इसमें दो चीज और हमने डाल दी, अंग और ए। हमने अंग और ए दो वर्णों को इसमें और मिलाया, तो अभी हमारी स्वर ध्वनियां कितनी होगी बेटा? हमारी 13 स्वर ध्वनियां होगी हैं। हमने 2 बढ़ा दिया है, 11 + 2, तो अभी हमारी स्वर ध्वनियां कितनी होगी? हमारी 13, जिसमें हमने क्या मिलाया? अंग को और ए को मिलाया है। तो कुल मिला के हम कहना चाहते हैं कि उच्चारण के आधार पर अगर आपसे प्रश्न करता है कि हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर आपकी स्वर ध्वनियां कितनी है, तो कितना होगा? 11। और अगर बात करते हैं लेखन, तो लेखन के आधार पर अगर पूछता है कि लेखन के आधार पर आपके हिंदी भाषा में स्वर ध्वनियां कितनी है, तो कितनी होंगी? आपकी 13 होंगी। तो ये चीजें आपको याद करना है। ये इन्हीं के ऊपर ये जो स्वर ध्वनियां हैं, हमने आप लोगों ने कहा था सर संधि पढ़ाइए। संधि पढ़ाने से पहले बेटा आप लोगों को वर्णमाला का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी संधियां हैं वो दीर्घ संधि हो, स्वर संधि हो, विसर्ग संधि हो, वो तभी आप समझ में आ सकता है जब आप लोगों का ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अभी क्या बात करते हैं, हमारी ध्वनियां हुई, इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कितनी, सबसे पहले बात किसकी करेंगे हम? व्यंजनों की। अभी हमारी वर्णमाला को, जो हिंदी की वर्णमाला है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भी उसको हमने कैसे बांटा है? हमने स्पर्श जो व्यंजन है हमारे लेखन के आधार पर, जो हमारे ये व्यंजन है, ये हमारे ये स्वर थे, ये थे 13 है। अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो भाग है वर्णमाला का, उसको हमने कितने भागों में बांटा है? हमने उसको 6 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग क्या था हमारा? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, द्विगुण और अयोगवा। देखिए कैसे है। हमने सबसे पहले क्या रखा है? हमने स्पर्श व्यंजन रखे हैं, और स्पर्श व्यंजनों के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी व्यंजन वर्ण आपके मुंह के हिस्से के किसी भी भाग को स्पर्श करके बाहर निकलते हों, वो सारे क्या होंगे? स्पर्श व्यंजन होंगे। और स्पर्श व्यंजन आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन में आपको आपका सीधा जो कचट तप है, जो आपका कचट तप है, ये सारा आपका क्या होगा? स्पर्श व्यंजन होगा। अर्थात कै वर्ग आपका, चै वर्ग आपका, टै वर्ग आपका, तै वर्ग आपका और पै वर्ग आपका, ये जो आपके कचट तप है, इसको हम क्या बोलते हैं? कचट तप। तो जो कचट तप आपका है बेटा लोग, ये आपका सारा का सारा क्या होगा? ये आपका स्पर्श व्यंजन के अंदर आता है। अगर आपसे पूछ लेता है स्पर्श व्यंजन ये कौन से उसका है, तो इसमें हमने आप लोगों को एक बहुत छोटी सी ट्रिक्स दी थी कि अगर किसी भी स्पर्श व्यंजन से, अर्थात ये जो 25 स्पर्श व्यंजन का जो ग्रुप है, ये 25 स्पर्श व्यंजन का जो ग्रुप है यहाँ पे जो बना हुआ है, ये एक वर्ग में 5 है। इसमें से अगर आप लोगों से एक चीज पूछ लेता है कि बताइए आपका जय वर्ग जो है वो मुंह के कौन से हिस्से से बोला जाता है, तो उसके लिए हम एक ट्रिक्स आप लोगों को देना चाहते हैं। क्या है? कमल कंठी पहन, चपला ताई, टमाटर का मुरब्बा, 3 दांतों से खाकर पतले होठों से हंसी। एक ट्रिक्स है, फनी सी ट्रिक्स है आप लोगों को ये जानने के लिए कि स्पर्श व्यंजन में से अगर ये पूछता है कि बताइए कौन सा वर्ण मुंह के कौन से हिस्से से उच्चारित होगा, तो उसको जानने के लिए जरूरी है कमल कंठी। आपने क्या किया? कमल, कै वर्ग मीन्स ये वाला कै वर्ग, ये वर्ग जो है आगे क्या लिया हमने? कंठी। अर्थात जो हमारा कै वर्ग होगा वो किससे बोला जाएगा? कंप्लीट क्या होगा? कंठ से बोला जाएगा। अर्थात कैसे? खे, गे, 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 डे, ये सारे हमारे क्या है? कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन है। अब बात करते हैं चपला ताई। चपला से क्या आ रहा है? तय, च आ रहा है, और तय से क्या आ रहा है? तय वर्ण आ रहा है। तो चपला ताई, तो जो आपका क्या है?
आपका जो च वर्ग है, ये जो आपका च वर्ग है बेटा लोग, ये च वर्ग आपका किससे बोला जाएगा? ताई फोर क्या हो गया आपका? तालु से बोला जाएगा। तो ये जो ट्रिक्स है इसके अनुसार आप उसको पहचान सकते हैं। आगे बढ़िए, टमाटर का मुरब्बा, ट वर्ग किससे बोला जाएगा आपका? मूर्धा से बोला जाएगा। मुंह फॉर मूर्धा, मूर्धा मीन्स मुंह का और गले का दोनों का हिस्सा मिला के क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। तो ये चीजें आप लोगों को याद करनी है ट्रिक्स के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, तीन दांतों से, किससे? तीन दांतों से। तो तय वर्ग है आपका, यहां पे हम देख सकते हैं ये तय वर्ग है। तो तय वर्ग आपका जो है किससे बोला जाएगा? दांतों से बोला जाएगा। तो जो ट्रिक्स में आप लोगों का कहीं कोई भी डाउट रह जाता है तो आपको याद करके जाना है, कमल कंठी पहन, चपला ताई, टमाटर का मुरब्बा, तीन दांतों से खाकर, पतले होठों से हंसी। अब बात किसकी करते हैं? पतले होठों की। तो पतले होठ, जो पै वर्ग आपका लास्ट वाला वर्ग बचता है पै वर्ग, वो पै वर्ग आपका किससे बोला जाएगा? ओठों से बोला जाएगा। तो ये जो ट्रिक्स है आपकी, इसको आपको इस्तेमाल करना है एग्जाम के पहले और इसको याद करके जाना है कि अगर कोई भी कुछ प्रश्न आपका इस प्रकार आता है कि बताइए ड वर्ग कौन सा है या ध वर्ग किस में आता है, तो वो आप आसानी से इस ट्रिक्स के माध्यम से कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम किसकी? अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ का मतलब क्या है? क्या है अंतस्थ? अंतस्थ का मतलब है जो अंदर से निकल रहे हो, अर्थात जिनकी आवाज आपके पेट से बाहर निकलती हो, वे क्या कहलाएंगे? आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे बेटा लोग? देखो समझना है हमें। ये अगर हम य की आवाज निकालते हैं, य, रे, ले, वे, तो ये हमारे नाभि से आवाज निकलती है और जीभ से होती बाहर निकलती है। अर्थात जो हमारे पेट से आवाज निकलती हो वे हमारे क्या कहलाएंगे? सारे अंतस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है इनकी संख्या? 4 है। याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको अंतस्थ व्यंजन बहुत सारे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म का मतलब है गर्मी पैदा करना या घर्षण पैदा होना। तो जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय हमारे मुंह के हिस्से से टकराने के बाद एक ध्वनि में झनकृत पैदा हो या एक उष्मा पैदा हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? ये भी संख्या है इनकी 4। और ये कौन कौन से बेटा लोग? स है, शरीफ वाला स है, संस्कार वाला स, षटकोण वाला स और है। अर्थात ये 4 जो वर्ण हैं आपके, कौन कौन से? स, षटकोण से और है, ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके ऊष्म व्यंजन होंगे। आंख बंद करके अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए आपका षटकोण वाला से क्या कहलाता है, तो आपको सीधे बोलना है ऊष्म व्यंजन है। और अगर आपसे पूछता है कि बताइए ले क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है, सॉरी अंतस्थ व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या था? ऊष्म व्यंजन हो गया। अब बात करते हैं बेटा संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन है बेटा जिनको हमने क्या किया है? जिनको हमने बनाया है। ये जो हमारे व्यंजन है ये हमारे ऑलरेडी वर्णमाला में थे, मगर कुछ व्यंजन हमने ऐसे व्यंजन है जिनका हमने निर्माण किया है अपनी भाषा की सुगमता के लिए। तो ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन है ये हमने 2 अलग अलग वर्णों को लेकर मिला है। ये क्या है आपके? अक्षय है, त्रय है, श्रेय है और अज्ञ है। कौन सा है ये? अक्षय 6 वाला, 6 वाला। ये कौन सा? 6 वाला है। क्या ये? त्रय तंत्र वाला है, तंत्र वाला है। और श्रेय श्रम वाला है, श्रम वाला है और ज्ञानी वाला है। तो ये जो 4 हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है बेटा? इनकी संख्या भी आपकी 4 होगी। तो हमने बात करी अंतस्थ की, बात करी ऊष्म की और बात करी संयुक्त की। तो हमारे कितने कितने थे? 4। अब हम बात करते हैं कि इंपोर्टेंट की, क्या है? द्विगुण व्यंजन, अर्थात जिनके 2 गुण वाले या उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं वे आपके क्या हैं? ड और ढ आपके उच्छिप्त व्यंजन होंगे। और अंत में हम बात करते हैं किसकी? अयोग वाह की। अयोग वाह, अयोग वाह का मतलब है रास्ते से हटके, जिनका रास्ता वर्णमाला से अलग बनता हो, वे क्या कहलाएंगे? अयोग वाह। वे कौन कौन से होंगे आपके? अंग और ए। जो अंग और ए हैं ये क्या होंगे बेटा आपके?
ये आपके अयोगवा होंगे और इनको अनुस्वार और विसर्ग भी बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनुस्वार। ये क्या है हमारा? अनुस्वार। और इसको हम क्या बोलेंगे? विसर्ग। ये हमारा क्या है? अनुस्वार विसर्ग। जिनकी पहचान देखिए यहां पे है। हम अगर अनुस्वार की बात करते हैं तो हमारा ये अनुस्वार है, अगर विसर्ग की बात करते हैं तो हमारा विसर्ग ऐसे होगा। अर्थात ये चीजें जो हमने 6 पार्ट में बांटा हुआ है, इसको आपको याद करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या है, हमने क्या किया? ये हमने किसकी बात की थी? व्यंजनों की बात करी थी। अभी वर्णमाला में दूसरा पार्ट हम कैसे लेते हैं? हम फिर उसी टॉपिक पे आ जाते हैं, किस पे? स्वर पे। तो हमने पहले स्वर बताए थे कितने? 11 और 13। उच्चारण के आधार पर बेटा लोग कितने थे आपके? 11 थे। कितने थे? 10 जमा 1। एक क्या था? ऋषि था। और उच्चारण के आधार पे 10 जमा 1 थे और लेखन के आधार पर कितने थे? 11 प्लस 2 कितने थे? 13 थे। तो अभी हम उन्हीं स्वर व्यंजनों का आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि स्वर किस प्रकार से होते हैं और उनका उच्चारण किस किस प्रकार से आपको करना है। देखिए बात करते हैं। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर हिंदी स्वरों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया है। मात्राओं के अनुसार उच्चारण के आधार पे जो हिंदी जो आपके स्वर हैं उनका उच्चारण कैसे कर सकते हैं। तो पहले में देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। क्या है ये? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। जहां से जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, उसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। पहला क्या है आपका? मूल स्वर है और दूसरा आपका क्या होगा? संधि स्वर है। पहला स्वर आपका क्या होगा? अगर आपसे पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो आपको जवाब देना है 2 प्रकार के हैं। पहला आपका क्या है? मूल स्वर है और दूसरा क्या है आपका? संधि स्वर है। अब मूल स्वर की बात करते हैं अगर हम, देखिए अगर हम मूल स्वर की बात करते हैं बेटा, तो मूल स्वर में क्या है? जिन स्वर वर्णों की उत्पत्ति अन्य स्वर वर्णों से नहीं होती है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। हम बात करते हैं कि मूल स्वर की उत्पत्ति कैसे है। जहां पे हम देखते हैं जिन स्वर वर्णों की उत्पत्ति अन्य स्वर वर्णों से नहीं होती है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जैसे क्या है? ए, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। ए, छोटा ऊ, छोटी, ऋषि। देखिए कैसे हमने जो वर्णमाला में व्यंजन है, स्वर है हमारे, उनमें से हमने कुछ लिए। क्या लिया? ए लिया, छोटी ई ली, छोटा ऊ लिया और ऋषि ली। कितने हैं? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। कितने हुए? 4 हुए। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। हमने क्यों लिया इनको? हमने इसलिए लिया इन लोगों को, इन स्वरों को इसलिए लिया क्योंकि ये अमात्रिक हैं, कोई मात्रा नहीं है इनके ऊपर, और मात्रा के साथ साथ में ये क्या है कि ये अभाजक हैं। इनके अंदर आप इनको विभाजित नहीं कर सकते हैं और ये किसी भी अन्य स्वर की सहायता से नहीं बने हुए हैं। अर्थात ये अपना स्वरूप लेकर पैदा हुए हैं और अपने स्वरूप में ही ये रहेंगे। अर्थात जो अपने स्वरूप में पैदा हुआ वो क्या कहलाएगा? आपका मूल स्वर कहलाएगा। तो मूल स्वर अगर आपसे पूछता है तो कितने हैं? तो क्या है? आपके 4 हैं। कौन से हैं? आपका ए है, आपका छोटी ई है, आपका छोटा ऊ है और आपकी ऋषि है। तो आपकी ये संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अब हम बात करते हैं संधि स्वरों की। संधि का मतलब है जोड़ के बनाया गया। जिन स्वरों को हमने एक दूसरे वर्ण की सहायता से जोड़ के बनाया है वे क्या कहलाएंगे? आपके संधि स्वर कहलाएंगे। तो संधि स्वर कौन से हैं आपके? देखिए यहीं पे देखते हैं हम लोग। अभी आपका क्या है? आ है। आ में क्या मिला है आपका? आ में देखिए क्या मिला? ए जमा ए इक्वल टू आ।
क्या है, ए को मिलाएंगे तब आ बनेगा। दूसरा बड़ी ई ले लीजिए, छोटी छोटी मिला के बड़ी ई बन रहा है। आप बड़ा ऊ ले लीजिए, बड़े ऊ में क्या हो रहा है आपका, एक मिनट रुकिए, देखिए दोबारा बताते हैं। आ है आपका, आपकी बड़ी ई है, आपका बड़ा ऊ है, आपका ए है, आई है, ओ है और औ है। ये कितने हुए आपके, 7 हुए। संधि स्वर कितने हुए आपके, 7 हुए। ये क्यों 7 हुए, क्योंकि बेटा इनको एक दूसरे वर्ण की सहायता से मिलाकर बनाया हुआ। कैसे बनाया हुआ है, अगर हम बात करते हैं इनको, तो इनमें एक दूसरा स्वर मिला हुआ है जिसकी सहायता से बनने के बाद में ये संधि स्वर बने, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। देखिए देखिए क्या है संधि स्वर में भी, हमने क्या लिया था, पहले ए लिया था। कौन सा हमारा, यहां पे कैसे हो गया ये, एक मिनट को, ठीक है। देखिए क्या था, पहला शब्द हमारा ए था, आ, तो आ में क्या मिला, ए जमा ए क्या बना आपका, आ बना है। फिर दूसरी क्या है हमारा, छोटी है, तो जहां पे छोटी ई और छोटी ई को मिला के हमारा क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि हमारी मात्राएं अलग हो जाएंगी, हमारी मात्राएं 2 हो जाएंगी। यहां पे हमारा आ बन रहा है और इसी प्रकार ई मिला के बड़ी ई बन रहा है। फिर आपका छोटा ऊ छोटा मिला के बड़ा ऊ बन रहा है। तो ये जो आपका जोड़ है वर्णों का, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए छोटी ए आई आई, आ उ ओ और औ, अर्थात जो हमने आपस में जोड़ के, जो शब्दों को वर्णों को जोड़ के जो हमने स्वर बनाए हैं, अलग अलग किए हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, संधि स्वर। और ये हमारे कितने स्वर थे, ये थे हमारे कितने, 7 थे। कौन कौन से थे हमारे, आ था, बड़ी ई थी, बड़ा ऊ था, ए था, आई था, ओ था और औ था। अर्थात ये हमारे सारे क्या होंगे, संधि स्वर होंगे। और जब आप बेटा ये पढ़ेंगे आगे जाके, जब आप आगे पढ़ेंगे संधि की बात करेंगे, तो आप दीर्घ संधि और स्वर संधि और जो आपका व्यंजन संधि है उसमें सारी चीज आएंगी। जब आप दीर्घ संधि की बात करते हो, जब आप पढ़ते हो संधि में, तो उसमें आपको ये सारे मिलेंगे। ए आ का जोड़ मिलेगा, छोटी छोटी का जोड़ मिलेगा, बड़े का। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितनी भी संधियां हैं उन सारी संधियों में आपका ये जो आपका संधि स्वर वाला जो पार्ट है, ये आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट होगा। और ये आपको ध्यान से देखना है कि हमारे मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं, और हमारे संधि स्वर कितने हैं, 7 हैं। याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है, बस कहाँ पे है ये, ठीक है, ओके। चलिए बेटा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसमें आप वरी नहीं होना, कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। देखिए अभी हम बात किसकी करते हैं, थोड़ा सा नीचे करना था, हाँ बस, ठीक है। देखिए बेटा, अभी क्या था, अभी हमने क्या किया, स्वर वर्णों का। तो हमने पहला क्या था, आपको बताया कि उत्पत्ति के आधार पे कितने थे, 2 प्रकार के। पहला क्या था आपका, मूल स्वर, और दूसरा क्या था आपका, संधि स्वर। मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं, और संधि स्वर कितने हैं आपके, 7 हैं। याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी क्या है, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। इसमें आपको 2 चीजें देखनी है। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों को 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला क्या है आपका, हास्य स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। और ये जो पाठ है आपका बेटा, ये वाला जो पाठ है, ये आप बिल्कुल खास में रख देना। इसमें से आपको किसी ना किसी पाठ से एक शब्द जरूर पूछेगा। हास्य स्वर पहले क्या था, उत्पत्ति के आधार पे। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, उच्चारण के आधार पे। तो उच्चारण के आधार पे हम ये कहना चाहते थे कि सबसे पहला क्या है आपका, हास्य स्वर।
दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। या आपसे वो प्रश्न अगर इस प्रकार करता है कि बताइए उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कितना, 4 भागों में। तो 4 भाग कौन से हैं, हास्य, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत। अभी हम बात करते हैं किसकी, हास्य स्वर की बात करते हैं। हास्य स्वर में अगर हम बात करें तो इसमें जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रिक, क्या है, एक मात्रिक स्वर वर्ण हो, वह हमारे सारे क्या कहलाते हैं, हास्य स्वर वर्ण कहलाते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए बेटा, अभी क्या थे, एक मात्रिक। अभी इसमें जो हमने आप लोगों से अभी मूल स्वर की बात करी थी, वही सेम डिटो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये भी आपके क्या है, एक मात्रिक है। आपका क्या है, ए है, आपका छोटी ई है, आपका बड़ा ऊ है और ऋषि है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी हास्य स्वर हैं, जितने भी हास्य स्वर हैं, वो सारे क्या है, एक मात्रिक, अर्थात उनके ऊपर किसी दूसरी मात्रा का या किसी दूसरे वर्ण का मेल नहीं है। याद रहे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक मात्रिक हैं, जितने भी आपके हास्य स्वर हैं सारे एक मात्रिक हैं। हास्य का मतलब ही छोटा है, छोटा, लघु, बहुत सूक्ष्म, अर्थात जिसका रूप छोटा हो बेटा, वो क्या होगा, आपका हास्य स्वर होगा। ओके, तो इसमें क्या है, आपके कितने प्रकार के हैं, आपके 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं आपके, देखिए यहां मैं लिख रहा हूं दोबारा से, ए है, आपका छोटी ई है, आपका छोटा ऊ है, आपका ऋषि है, और ये आपके चारों के चारों क्या हैं, आपके हास्य स्वर हैं। और ये क्या कहलाते हैं, ये एक मात्रिक भी कहलाए जाते हैं। अगर आपसे वो हास्य स्वर ना पूछ लेता है कि बताइए हिंदी वर्णमाला में एक मात्रिक स्वर वर्ण कितने हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 4। कौन कौन से हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। याद रहेगा, इसको भूलना नहीं है, प्रश्न को भूलना नहीं है। वो किसी भी तरीके से, हिंदी में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं कि वो वही पूछेगा, वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, क्योंकि हिंदी बहुत ही विस्तृत भाषा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ का मतलब है जिनका रूप बड़ा हो, जो आकार में बड़े हो, जिनके ऊपर मात्रा लगी हो। तो कैसे पहचानेंगे, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में दोगुना समय लगे अथवा जो द्विमात्रिक हो, अर्थात क्या हो, द्विमात्रिक हो, वे सारे क्या कहलाते हैं, आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर की बात अगर हम करते हैं तो दीर्घ स्वर में आपके क्या आ जाएगा, आ जाएगा, आपका बड़ी आ जाएगा और बड़ा हुआ जाएगा। जब आप दीर्घ संधि पढ़ेंगे आगे, जब हम संधि का पाठ करेंगे, तो दीर्घ संधि आपकी इन्हीं 3 वर्णों से बनेगी, आपके आ से बनेगी, आपके बड़ी से बनेगी और आपके बड़े ऊ से बनेगी। अर्थात छोटा छोटा मिलके जहां पे बड़ा एक विस्तृत रूप बनेगा, वो क्या होगा, दीर्घ होगा। और यहां पे क्या बन रहा है, छोटा छोटा, आपका यहां पे बन रहा है, ए को मिला के ए की साथ में क्या बनाया हमने, आ बना दिया है। इसी प्रकार छोटी छोटी को मिला क्या बना दिया, बड़ी बना दिया है। इसी प्रकार छोटे को मिला क्या बना दिया, बड़ा ऊ बना दिया। तो जहां पे आपके 2 वर्णों के मेल से एक अलग वर्ण की स्थापना हो या बने, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका दीर्घ स्वर कहलाएगा। याद रहे, दीर्घ स्वर कितने हैं आपके, कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। आपसे अगर पूछता है हास्य स्वर कितने हैं, 4 हैं। और दीर्घ स्वर कितने हैं, 3 हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हास्य स्वर पूछता है तो कितने हैं, 4 हैं। और दीर्घ स्वर पूछता है तो 3 है। 3 कौन से हैं, आ है, छोटी ई है और छोटा ऊ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, अभी हम तीसरा पार्ट है हमारा संयुक्त स्वर का। संयुक्त स्वर क्या है, जो मिला हुआ है। संयुक्त स्वर में क्या है बेटा, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में समय भी दुगना लगे और इसकी रचना में अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बनी हो, वो क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे आप बात करते हैं किसकी, संयुक्त का मतलब हो गया जो अलग अलग वर्णों से बने हैं, जो अलग अलग वर्णों से बने हैं वो क्या हो जाएंगे भी, आपके संयुक्त हो जाएंगे। देखिए कैसे हो जाएंगे संयुक्त, आगे देखिए। इसमें क्या है आपका कि आपका क्या है,
सॉरी, आपकी वर्णमाला क्या है? ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। अभी हमने बात करी किसकी? ए हमारा चला गया, छोटी ई चली गई, छोटाऊ चला गया और ऋषि चली गई। ये हमारे कहां चले गए थे? अभी ये हमारे किस में थे? हस्त में चले गए हैं। और हमारे दीर्घ कहां चले गए हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ये कहां चले गए? हमारे दीर्घ में चले गए हैं। तो हमारे 4 3 7 स्वर वर्ण पहले ही जा चुके हैं, किसमें? अलग जा चुके हैं। तो अभी हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचते हैं ऋषि, ए आई, सॉरी, ए आई ओ औ। क्या बचते हैं? 2 2 4 बचते हैं। तो हमारे ये जो ए आई ओ औ, ये हमारे जो 4 स्वर बचते हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे? संयुक्त स्वर वर्ण कहलाएंगे। और इनका जोड़ कैसा है बेटा? ए बनाने के लिए अगर हम ए की बात करते हैं, ए धन ई बराबर ए का उच्चारण होगा। और ए धन ए इक्वल टू क्या बनेगा? हमारा आई बनेगा। इसी प्रकार ए धन ऊ ओ बनेगा और ए धन आओ मिला के क्या बनेगा? औ बनेगा। तो इस प्रकार के जो स्वर हैं आपके, उनको आपको याद रखना है कि आपके संयुक्त स्वर में कौन कौन से शब्द जो हैं वो आते हैं। ये हैं 3। अगर हम बात करें आगे इसको याद करने के लिए, तो मैं एक ट्रिक्स भी आप लोगों को देने वाला हूं, जिससे आप लोगों को याद रहेगा कि ये कैसे याद करना है। देखिए, अभी क्या है आपका? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में बात करते हैं किसकी? अभी प्लुत स्वर, प्लुत। प्लुत का मतलब क्या है? प्लुत का मतलब बेटा खिंचाव होता है, जहां पे खींचा जा रहा हो, चाटा जा रहा हो। आप लोग तो चाट दिया हम लोग, तो जहां पे बहुत लंबा उच्चारण पैदा हो रहा हो, वह क्या कहलाता है? आपका प्लुत स्वर कहलाता है। अच्छा, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगे, कितना समय लगे? 3 गुना समय लगे, अथवा उसके उच्चारण में स्वरों का खिंचाव पैदा हो, क्या हो? हमने यहां पे लिखा है स्वरों का खिंचाव पैदा हो, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खास है, इसको आपको देखना है। आपसे एक शब्द देगा राम, और राम लिखने का तरीका कैसे होगा उसका? ऐसे होगा राम, फिर ऐसे लिखेगा आपका ओम, सॉरी, कैसे लिखेगा? ई, फिर ओम लिखेगा, ओ, ऐसे लिखेगा। अभी अधिकतर जब हम बात करते हैं तो पूछते देखते हैं कि राम में बीच में क्या लिखा हुआ है? 3 इकाई लिखा हुआ था। 3 इकाई बोलते हैं, जो हिंदी भाषा में जो इकाई दाई सैकड़ा होता है, 3 इकाई लिखा है। तो क्यों लिखा है? कुछ लोग बोल देते हैं ये तो ऊ लिखा है। क्या है? राइम है। हम क्या बोलते हैं? राइम है। कुछ पंडित इनको बोल देते हैं, जो ज्यादा अपने आप को बोलते हैं कि मैं हिंदी के ज्ञाता हूं, बोलते राइम है, ये ओइम है। अरे नहीं भाई, ये ओइम और राइम नहीं है, यही प्लुत है। ये जो बीच में 3 का दिया हुआ है, जो ओम के राम के बीच में हम जब लिखते टाइम पे 3 का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हम राम लिखते हैं राम, और यहां पे हम ऐसे लिखते हैं, तो हमारा जो 3 है यही प्लुत है। अर्थात ये कहना चाहता है कि राम शब्द को बोलते समय जो उच्चारण है राम, तो राम का जो उच्चारण है रा, आ 3 गुना बढ़ जाता है। वो जो 3 गुना उच्चारण बढ़ के बोला जाता है, वही क्या है? यहां पे 3 गुना दिखाता है कि राम का जो आ है उसको 3 गुना उच्चारण करके बोलिए। ये क्या है? आपका प्लुत है। अल्लाह की बात करते हैं हम राम की बात करें या ओम की बात करें? आप जब ओम पुकारते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं? ओम। क्या पंडित जी जब आपके घर में हवन करते हैं बोलते ओम ओम नमो? नहीं, क्या बोलते हैं? ओम लीम लीम बगलामुखी सर्वदेव ओम स्वाहा, ओम लीम बगलामुखी देवी ह्लीम लीम साफल्य देहि देहि स्वाहा। कोई भी मंत्र ले लीजिए, चाहे वो आपका किसी प्रकार का मंत्र हो, ओम नमो हनुमते आत्मिकाय हूं फट, जहां पे भी आपका ओम होगा उसमें खिंचाव 3 गुना पैदा होगा। हम बात अल्लाह की करते हैं, सेम है। अल्लाह, अल्लाह में क्या है? हम अल्लाह नहीं बोलते अल्लाह, नहीं, हम क्या बोलते? अल्लाह। अर्थात हम उच्चारण को 3 गुना बढ़ा के जहां पे आवाज को प्लुत तरीके से निकालें, वो हमारा क्या होगा? प्लुत होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 गुना आवाज जिन शब्दों के अंदर पैदा होके बोली जाए, वे सारे क्या होंगे? प्लुत स्वर ही होंगे।
किसी को आवाज देना है, आप नाटक में जाते हैं, रावण बोलता है सीते, तो सीते क्या है, सीते में 3 गुना उच्चारण हो रहा है, वो क्या है आपका फ्लुत स्वर है। किसी को आवाज दे रही अरे पापा, पापा में जो 3 गुना उच्चारण हो रहा है वो सारा क्या है, फ्लुत है। अर्थात जहां पे भाषा में शब्दों के अंदर खिंचाव पैदा हो वो आपका आंख बंद करके क्या होगा, फ्लुत स्वर होगा। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा लेक्चर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जाति के आधार पे। जाति के आधार पे स्वर वर्णों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर वर्णों को 2 प्रकार से बांटा गया है। कितना? सबसे पहला है सवर्ण और दूसरा असवर्ण। अर्थात हमने अभी बात करी थी कि जाति के आधार पे अगर पूछा जाता है आपसे स्वर वर्णों को तो किस प्रकार से आपको जवाब देना है। पहला आपसे स्वर्ण पूछा जा सकता है, असवर्ण पूछा जा सकता है। इसी के साथ हिंदी में वो आपको भटकाने के लिए इसी को सेम क्या पूछ सकता है, सजातीय और विजातीय भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? सजातीय और विजातीय पूछ सकता है। हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं स्वर्ण वर्ण या सजातीय स्वर वर्ण। देखिए जो स्वर वर्ण हमारे ऊपर करते हैं, देखिए यहां आते हैं ऊपर। देखिए क्या है, सजातीय स्वर्ण क्या है, जो एक जैसे दिखने वाले हों, जिनकी एक जैसी रूपरेखा हो। और सजातीय क्यों, जो एक जैसी जाति के दिखाई देते हो, जिनका देखने में एक जैसा लुक लगता हो, वो क्या होंगे, आपके सजातीय होंगे, सवर्ण होंगे। देखिए क्या है हमारा ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ए आई ओ औ, ये क्या है हमारे अलग अलग है। कैसे हैं? हम कह सकते हैं सवर्ण वर्ण या सजातीय। ये स्वर वर्ण एक ही स्थान या प्रयत्न के उच्चारित होते हैं अथवा एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके स्वर्ण कहलाएंगे। और असवर्ण कैसे होंगे? देखिए क्या है, स्वर्ण वर्ण आपके कैसे होंगे, आपका ए है, एक जैसे हैं, छोटी छोटी है, एक जैसे हैं, छोटा ऊ एक जैसे हैं, ए आई एक जैसे हैं, ओ है एक जैसे हैं। अर्थात जहां पे स्वर वर्ण आपके एक जैसे दिखाई देते हो, आपका ए है बराबर लगता है एकदम, छोटी छोटी है एक जैसा है, बड़ाऊ एक जैसा है। अगर इसी में हम क्या कर दें, आपकी साथ में छोटी ई की साथ में छोटे ऊ को मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, आपका विजातीय बन जाएगा। और ये आपका असवर्ण भी बन जाएगा। अर्थात ये आपका असवर्ण भी बन जाएगा, यानी कि ये आपके अलग बन जाएंगे। फिर जहां पे एक जैसे शब्द हों सजातीय सवर्ण, जहां पे अलग प्रकार के स्वर वर्ण आ जाएं विजातीय और असवर्ण होंगे। ऑलरेडी समझा चुके हैं यहां पे हम आपको। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, चौथे नंबर पे जीभ के आधार पर, जीभ के आधार या स्थान के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों का वर्गीकरण जीभ के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर की बात करते हैं अगर हम, देखिए अग्र स्वर क्या है, जो भी स्वर वर्ण आपके जीभ के अगले हिस्से से बोले जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, अग्र स्वर कहलाएंगे। कैसे? आप देख सकते हैं इसमें ये कौन कौन से हैं, 4 हैं आपके। क्या है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है, आई है। अगर हम इसको और भी आसान तरीके से सोचें तो आप सिर्फ बोल सकते हैं कि जितने भी फीमेल वर्ण हैं, आपके जितने भी फीमेल वर्ण हैं किसमें, आपके स्वर में, वो सारे क्या हैं आपके, वे आपके सारे जो है अग्र स्वर होंगे। अर्थात अग्र स्वर सारे क्या होंगे, छोटी ई, बड़ी ई, ए आई। अर्थात इनकी संख्या कितनी होगी, ये भी आपके 4 होंगे। और ये क्या है आपके, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये आपके सारे क्या है, इनको हम फीमेल स्वर भी बोल सकते हैं। इनको याद करने के लिए कि जितनी लड़कियां स्वर में हैं वो सारी की सारी क्या हैं आपकी जो है अग्र स्वर में काउंटेड होती हैं। अब बात करते हैं मध्य स्वर की। मध्य स्वर में
मध्य स्वर में आपका सिर्फ क्या है, आपका सिर्फ एक है, क्या है आपका ए है, अर्थात पूरी स्वर व्यंजनों में जो आपका ए वर्ण है वो आपका क्या आ जाएगा, आपके मध्य स्वर में आ जाएगा। और आपसे अगर पूछता है कि स्वरों में बताइए मध्य स्वर कौन सा है जीभ के आधार पे, तो वो क्या होगा, ए होगा। यहां पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पक्ष स्वर की बात करते हैं। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण जीभ के पक्ष भाग से हो उनकी संख्या कितनी है आपकी, उनकी संख्या 5 है। वे कितनी संख्या, उनकी 5 संख्या है। कौन कौन से हैं आपके, आ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है और औ है। अर्थात ये जो है ये आपके जीभ के पिछले भाग से पुकारे जाते हैं और इनकी संख्या 5 है। मैं दोबारा एक बार यहां पे दिखा देना चाहता हूं कि इसकी संख्या कितनी है, 5 है। और ये कौन कौन से आपके, आ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है और आपका औ है। और ये आपको याद रखना है। इसमें से आपसे पूछ सकता है कि जीभ के अनुसार बताइए कि आपके पक्ष स्वर कितने हैं। इसको याद करने के लिए फिर हम आपसे एक बार पुनः दोबारा से एक ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को। उसके लिए क्या है कि अगर आपसे पूछा जाता है जीभ के आधार पे, तो आपको क्या मध्य अग्र पश्च का सिरे क्या करना है, आपको 1 सही 4/5 की जो ट्रिक है वो याद करनी है। क्या करनी है, 1 सही 4/5। हमने क्या लिखा यहां पे, 1 सही 4/5। ये क्या है आपका मध्य स्वर कौन सा है, ए। कितना है, 1 है। क्या है, हमने मध्य में लिया है, मध्य हमने 1 लिया है, क्या है, ए है। ओके, फिर 4 आपका अग्र स्वर है। अग्र स्वर कितने हैं आपके, 4 हैं। और आपके पश्च स्वर कितने हैं आपके, 5 है। तो इसका फार्मूला याद रखना है कि 1 सही जीभ के आधार पर 1 सही 4/5 जो हैं आपके, वे क्या हैं, आपके जीभ के अनुसार बोले जाने वाले वर्ण हैं। आज इस वीडियो में मैं इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है बेटा, आप लोग परेशान हो जाते देखते हुए। इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट अभी इसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करूंगा और आप लोगों को आगे जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लैरिफाई करूंगा। दूसरी चीज, जहां भी वर्णमाला से कंसर्न आप लोगों का कोई भी डाउट अगर होता है उसको आप कमेंट में लिखा करें। थैंक यू या बाकी चीजें लिखने की बजाय आप अपने डाउट्स लिखें तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं देखता हूं आपके डाउट्स क्या होते हैं, उनको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। रही आपके इन की बात, आप लोग मुझसे कमेंट्स में लिख रहे थे कि सर समास कराइए या संधि कराइए। तो बेटा लोग, पहले आप लोगों का बेसिक जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ये क्या था आपका बेसिक था। तो जब बेसिक आप लोगों का बन जाएगा उसके बाद संधि पढ़ने में आप लोगों को मजा आएगा। संधि को ही मैं बहुत छोटे टॉपिक्स के रूप में खत्म करूंगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। बिल्कुल चिंता ना करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।